अपनी गर्मी कुछ ज्यादा कर दे। चलिए बात बंद, देखिए फटाफट। सबसे पहली अवस्था की बात कर रहे थे हम लोग, प्रोफेज, पूर्वावस्था। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केंद्रक विभाजन। आवाज बिल्कुल मत करिए। और ये केंद्रक विभाजन जो है कोशिका विभाजन का सबसे पहला चरण कह सकते हैं ना, कि कोशिका विभाजन का क्या है, ये पहला चरण है। अब एकदम चुपचाप ध्यान से सुनिए, क्या हुआ था, क्या क्या चीजें होने वाली है। यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास क्या है, एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है बच्चा, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है, गुणसूत्रीय जाल या गुणसूत्रीय द्रव्य। और क्या है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य। और इसके साथ साथ मिल रहे हैं इसमें कुछ कोशिकांग। बाकी सबको भूल जाओ, केवल एक कोशिकांग को याद रखना था तुम्हें, याद है ना, तारक काय। जो एक तारक काय होता है वो दो तारक केंद्रों से मिलकर के बना होता है। चलो अब प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा कि कोशिका द्रव्य क्या होगा, गाढ़ा होगा। दूसरा, केंद्रक झिल्ली टूटने लगेगी। तीसरा, कोशिकांग विलीन हो जाएंगे या विलीन होने लगेंगे, विलीन होने लगेंगे। ठीक है। चौथा, गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर गुणसूत्र का रूप लेने लगेंगे। ठीक है। पांचवा, तारक काय, तारक केंद्र में परिवर्तित होकर कहां चले जाएंगे, ध्रुव पर चले जाएंगे, या विपरीत ध्रुव भी लिख सकते हो। ये सारी कुछ कहानी कहां पर होगी बच्चा, प्रोफेज में। ठीक है, ये हमारी एक सामान्य कोशिका। अगर मैं इसको दिखाऊं कि इसमें प्रोफेज हो गया है, तो प्रोफेज हो गया है तो कैसा दिखाई देगा, ये थोड़ा कोशिका द्रव्य क्या हो चुका है, इसका गाढ़ा हो चुका है। केंद्रक का आवरण धीरे धीरे खत्म हो चुका है, ये टूटना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था यहीं पर। तो केंद्रक जो होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा होगा। ठीक है। उसके बाद इसके गुणसूत्र कहीं ना कहीं ऐसे प्रतीत होने लगेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो दो तारक केंद्र है, वो दोनों के दोनों तारक केंद्र कहां पहुंच जाएंगे, ध्रुव पर। और भी एक बात लिख देते हैं यहीं पे, तरकु तंतु का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू होगा। अब यहां से हम तरकु तंतु भी दिखा देंगे। ये सारी कुछ कहानी जो है प्रारंभ हो रही है। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? ये हाँ बोलिए। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था कि बच्चा जितना पढ़ा है उतना पढ़िए। ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है, मेटाफेज में जब आओगे तो मेटाफेज में अच्छी तरीके से तरकु तंतु जाकर के गुणसूत्र के साथ जुड़ जाते हैं। बात समझे? पता नहीं कि धैर्य रखिए। पहले ही दिन कहा था आपने, सर जीरो मान लिया हमने। कहां माना जीरो? बकबकाते ही रहते हो। आप कहिए।
कुछ नहीं कहेंगे सर। नहीं कह रहे हैं। तो बताइए जल्दी। सर एस फेज बताए थे ना। हाँ। एस फेज में आप बोल रहे थे डीएनए का डुप्लीकेशन। हाँ, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। एक लाइन दिया तारक टीम से कभी कोशिका। हाँ बिल्कुल, सबका होता है। आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। आप सारी कहानी एक साथ कहते तो दिमाग खराब हो जाएगा सबका। देखो, कोशिकांगों का भी होता है, कोशिका के जो अंग होते हैं कोशिकांग, उनका भी डुप्लीकेशन होता है। तारक केंद्र का भी डुप्लीकेशन होता है। गुणसूत्रों का भी डुप्लीकेशन होता है। अब सोच के देखो जरा अपने से कि जब एक कोशिका से दो कोशिका बन गई है, एक कोशिका में तो गोल्जी का एक ही होगा ना, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ही होगा ना, है? लेकिन जो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व कोशिका में जब दो कोशिका होंगी नहीं, क्यों नहीं डुप्लीकेशन? कैसे होगा, कैसे होगा? अभी धैर्य रखो, कैसे कर सकते हो? साबित करें अभी। हाँ। शांत हो जाओगे, पूरी क्लास शांत रहोगे ना। हाँ, हम शांति रहते हैं। आप ये वजह देखो मोबाइल सुनो, अब इसमें फिलहाल कहते हैं कि सारा कुछ एक एक मिल रहा है। चलो, एक माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, एक गोल्जी बॉडी मिल रहा है, ठीक है। चलो, एक लाइसोसोम मिल रहा है, एक राइबोसोम मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब जैसे ही ये विभाजन करेगा, कितनी कोशिका बनाएगा? दो। केंद्रक तो दो चले गए ना, ठीक है। और आपको अभी गुणसूत्र के बारे में मान लो आप जानते हो, बाकी लोग को जानते नहीं है कि गुणसूत्र आधा गया है कि क्या गया है, ठीक है। अब पता है ना कि गुणसूत्र जब ऐसे होगा तो इसको खींच दिया जाएगा, आधा ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे। तो इसमें गुणसूत्र क्या पहुंचा है? आधा आधा पहुंचा है, संख्या में क्या है? बराबर है। इसका दूसरा वाला सिरा भी बनेगा। दूसरा वाला सिरा कहाँ बनेगा? एस फेज में बनेगा। और एस फेज में कहीं ना कहीं आपको बता रखा है कि क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। अब उसके बाद क्या तारक केंद्र कितने थे? दो ही थे ना, तो तारक केंद्र भी क्या हो गए होंगे? बट गए होंगे ना, एक इधर गया होगा और एक इधर गया होगा। चलो, एक तारक केंद्र इसमें आया, एक तारक केंद्र इसमें आया। इसको तारक केंद्र को क्या करना पड़ेगा? तारक काय बनना पड़ेगा ना, यानी कि एक और दूसरा तारक केंद्र बनाना पड़ेगा ना। वो भी कहां पर बनेगा? एस फेज में ही बनेगा, ठीक है। कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो इसमें पहुंचे होंगे, कुछ कोशिकांग इसमें पहुंचे होंगे। बाकी जो कोशिकांग इसमें नहीं है और बाकी जो कोशिकांग इसमें नहीं है, उनका भी डुप्लीकेशन, उनका भी निर्माण कहां पर होता है? एस फेज में ही होता है। डुप्लीकेशन थोड़ी ना होगा। देखो, स्पेशली इसीलिए तो कहा जाता है ना कि डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मुख्यतः दो लोगों के लिए कहा जाता है, पहला डीएनए के लिए और दूसरा तारक केंद्र के लिए। उसके अलावे जो कोशिकांग का बनने का या प्रक्रिया जो भी है वो भी कहां पर होता है? एस में होता है, ठीक है। हाँ, अभी ठहर जाए, सारा कुछ आ जाएगा। सूरज भाई साहब क्लियर है? चलिए, सारे लोग एकदम जो बातें हैं बस सर दिमाग में रखिए। देखो, आपको बार बार कह रहा हूं कि बाबू जो आप जानते हो अगर वही चीज दिमाग में रखोगे तो हर किस कभी भी सामने वाला बात नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हर जगह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धैर्य रखो। क्या देखा कि कोशिका द्रव्य इसका गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो क्या होगा? इसका धीरे धीरे कोशिका का अंदर जो केंद्रक है उसकी झिल्ली भी क्या हो जाएगी? फटने लगेगी, टूटने लगेगी। और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी कोशिकांग विलीन होने लगेंगे, रहेंगे इसी में। गाढ़ा होने के, गेट नहीं होने के वैसे आज पूरा प्रॉब्लम, गेट गया बनने के लिए, बाबू आ जाएगा। कहा गया? हाँ, कोशिकांग क्या हो रहे हैं? गाढ़ा होने की वजह से इसमें छिप जा रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं। फिर गुणसूत्रीय जो द्रव्य है वो संघनित हो रहा है। संगठित मतलब कि एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है और किसका रूप ले रहा है? गुणसूत्र का रूप ले रहा है। उसके बाद तारक काय जो है ये टूट रहा है, क्या बना रहा है? तारक केंद्र। और कहां चला जा रहा है? ध्रुव पर चला जा रहा है। और फाइनली इन तारक केंद्रों से किसका निर्माण हो रहा है? तर्कु तंतु का। अब तर्कु तंतु कौन है? तो ये रेशा है, ठीक है, एक धागा है जो बना है किससे? याद है कि कुछ खास किस्म के प्रोटीन की बात की थी हमने कि कुछ खास किस्म का प्रोटीन होता है जो बनता है कहां पर? G2 में। और जिस कोशिका के साथ हम विभाजन करा रहे हैं, आपको पता है ना कि ये G1 को भी पार की है, S को भी पार की है और G2 को भी पार की है। तो G2 को पार की है मतलब कि इसके अंदर वो प्रोटीन होगा। अब वही प्रोटीन का इस्तेमाल करता है कौन? आपका तारक केंद्र, और उसको भी जमाने लगता है। देखो, हम लोग भले कह देते हैं ना कि तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो गया, निर्माण जरूर शुरू हुआ, लेकिन कैसे? तो इस पूरी की पूरी कोशिका के अंदर क्या घूम रहा है? वो खास किस्म का प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं मान लिया जाए कि हमारी नसें हमारे शरीर में है लेकिन दिखती तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो पतले दुबले, उनकी नसें पूरी दिखाई देती है। बस वैसे ही रहने को तो पहले से ऑलरेडी है इसमें वो प्रोटीन, लेकिन जैसे जैसे ये कोशिका विभाजन में आगे बढ़ता जाएगा वो प्रोटीन क्या होता जाएगा? एक जगह पे इकट्ठा होता जाएगा और धीरे धीरे कैसा रूप ले लेगा? रेशे या धागे का रूप ले लेगा। और वो बना है किससे? खास किस्म के प्रोटीन से, और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रहे तो रख लीजिएगा कि वो तर्कु तंतु जिससे बन रहा है, जिस प्रोटीन से बन रहा है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक प्रकार की ये सूक्ष्म नलिकाएं का रूप ले लेती है। छोड़ दो उसको, यहां तक की बात एकदम क्लियर? लिखना है किसी को इसमें से? ठीक है, डन। चलो आते हैं किसमें? अब मेटाफेज में। मिटा देना बाबू, बोला भी करो, नहीं अगर नहीं मिटाना है तो बता दिया करिएगा।
चलो दूसरा क्या है, मेटाफेज। मध्यावस्था, ठीक है। अब मध्यावस्था में क्या हो रहा है, तो सबसे पहला बिंदु कि सारे के सारे जो गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र का रूप तो पहले ही ले चुके हैं वो लोग, ठीक है। अब जो भी हमारे पास गुणसूत्र बचे हैं वो आ जाएंगे कहां पर, मध्य रेखा पर, ठीक है। तो सारे के सारे गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे, व्यवस्थित होंगे, ठीक है। और यहीं से एक पॉइंट बताया था ना कि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम प्रत्येक गुणसूत्रों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तर्कुतंतु प्रत्येक गुणसूत्र के अच्छा कहां लिखा है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, यह बात याद रखिएगा कि एक ही रेखा बनती है यहां पे ना। कौन सा विभाजन देख रहे हैं, समसूत्री देख रहे थे। तर्कुतंतु प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक काइनेटो कोर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्या अब क्या होगा भाई, इसको बदल दें हम लोग थोड़ा सा। ये वही कोशिका है लेकिन पूर्वावस्था को पार कर चुकी है और आ चुकी है किसमें, मध्यावस्था में। तो मध्यावस्था के दौरान क्या क्या हुआ है जरा देखो कि सारे के सारे गुणसूत्र को क्या बोला है कि एक मध्य रेखा पर एक सीधी रेखा में आ जा रही है, ठीक है। देखो ऐसे कुछ आगे सारे के सारे एक ही रेखा में, यानी कि दूसरी कोई रेखा नहीं दिख रही है, बस एक ही लाइन में सारे के सारे क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, ठीक है। ये थी हमारी प्रोफेज की अवस्था, ये क्या है, मेटाफेज की अवस्था। और क्या दिखाया कि जो तर्कुतंतु बन रहा था ना, किससे बन रहा था, तारक केंद्र से, वो तर्कुतंतु प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अब देखो क्या होने वाला है कि यहां पर कौन था, तारक केंद्र, यहां भी तारक केंद्र। अब ये क्या कर रहा है भाई, तो ये इधर से रेशा बनाया और आकर के इस गुणसूत्र के इस काइनेटोकोर से जुड़ गया, ठीक है। देखो सबके साथ जाकर के क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहा है। कुछ बात पल्ले पड़ रही है क्या, ठीक है। चलो गुणसूत्र का हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। मान लिया जाए कि एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 गुणसूत्र है। याद रखिएगा कितना गुणसूत्र लेके चले हम लोग, 5 गुणसूत्र लेकर के चले, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। ये था क्या बच्चा आपका मेटाफेज। अब प्रोफेज में क्या हुआ, याद है एकदम। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि मेटाफेज में सारे के सारे गुणसूत्र एक सीधे लाइन में आकर के लग गए हैं। और दूसरा जो तर्कुतंतु का निर्माण हो रहा था, वो तर्कुतंतु प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक के काइनेटोकोर से जुड़ चुकी है। पता है कि एक गुणसूत्र में काइनेटोकोर की संख्या कितनी होती है, 2, जबकि गुणसूत्र बिंदु की संख्या कितनी होती है, 1। यानी कि जहां जहां पर ये आपका काइनेटोकोर दिख रहा है वो हल्का सा जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और जिस बिंदु पर जुड़ा हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। यहां तक की कहानी एकदम डन। मिटाएं इसको कि लिखना है। ये था हमारा मेटाफेज। जानते हो केवल पिक्चर बना लोगे ना तो सारी कहानी एक बार में समझ में आ जाती है। अच्छा देखो जरा इधर तक का स्क्रीन में आ रहा है क्या, कट नहीं रहा है ना। अब इसके बाद जाएगा तो पिक्चर कटेगा, छोड़ दो। तीसरा
एनाफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था। देखिए अब यहां पर क्या होते हैं, पहला लाइन सुनिएगा कि ये जो तर्को तंतु बच्चे जुड़े हैं ना, ये इसलिए जुड़े हैं ताकि इनको पकड़ के खींचा जाए। ठीक है, तो अभी तक तो गुणसूत्र कुछ यूं इस प्रकार से है। थोड़ा एक्स की आकृति में नहीं बनाया हमने, चलो ऐसे है। ठीक है, अब इनके साथ क्या हुआ बाबू, देखो जरा, ऊपर से एक तर्कु तंतु आया, इधर जुड़ गया, नीचे से भी एक तर्कु तंतु आया, इधर जुड़ गया, इधर ऊपर तर्कु तंतु किससे जुड़े हुए हैं, तारक केंद्र से। मैंने एक को लिया बाहर ना, अब ये क्या करेंगे, इसको खींचना चालू करेंगे। तो खींचना चालू करेंगे तो क्या होगा, ये गुणसूत्र का बिंदु जिस पे जुड़ा हुआ है ना, ये गुणसूत्र बिंदु क्या हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। सोचे कि दोनों तो को दो तरीके से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो ये वाला टुकड़ा इधर चला जाएगा, ये वाला टुकड़ा इधर चला जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु याद रखना कि एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र बिंदु टूटने लगेगा। ठीक है, बस वही टूटने लगेगा, शुरू तो कर दे। पहला बिंदु में क्या हो रहा है कि भाई गुणसूत्र बिंदु टूटने लगेगा, रीजन कि इसको तारक केंद्र के द्वारा निकले हुए तर्कु तंतु क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, यहां से टूटने लगेगा। फाइनली अंत जाते जाते क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणसूत्र किसमें बदल जाएगा, अर्ध गुणसूत्र में। तो नीचे से खाली ये को शब्द देखते हो हड़बड़ा जाते हो। ठीक है, कुछ नहीं, ये जो पूर्ण गुणसूत्र अभी हमको दिख रहा है, ये फाइनली जाकर के आगे क्या हो जाएगा, अर्ध गुणसूत्र में बदल जाएगा। अब अर्ध गुणसूत्र में बदल जाएगा मतलब कि कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। सर तो इसमें वो पेरिकल भी हट जाए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ डीएनए बचेगा ना। हाँ चलो, अरे ठीक है, इसको खींच दिया। अब क्या बन गया, इसका गुणसूत्र बिंदु टूट गया, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ये भी अर्ध हो गया और ये भी अर्ध गुणसूत्र हो गया। और इस अवस्था के अंत होते होते, यानी कि जैसे ही इस अवस्था का क्या होगा, अंत होगा, इस अवस्था के अंत में इस अवस्था के अंत में अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। इनको खींच लिया जाएगा। अब ये कहानी अगर मैं यहां पे ऐसा देखूं, कितना था, 5 था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन उल्टा, अरे गुणसूत्रवा जैसे टूटेगा वैसा ही ना जाएगा जी। हाँ मुड़ जाएगा, आप मोड़ लेना। ठीक है, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा रहा ना, ऐसा अगर क्लास चलता रहा अपना, तो मैं पक्का पोस्टपोन कर दूंगा इस चैप्टर को। अगर इस तरह आपसे मुझे कोई समस्या नहीं है बाबू, हम बार बार कहते हैं कि जो पढ़ाते हैं बस उस पर फोकस करिए, हर किसी को यही बात कहते हैं। एक साइड में कहते हैं बुक पढ़ के आइए, बुक पढ़कर आइए, आपको समय दिया जाता है बताने का। जब अभी मान लीजिए हम कोई काम अगर कर रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, आप अरे बाबू हम मिटाने से पहले पूछते हैं ना, सॉरी की बात नहीं है, मिटाने से पहले आपसे पूछते हैं हर किसी से कि बच्चा कोई दिक्कत नहीं, उस समय आप अपनी समस्याएं रखिए। इस समय रखोगे तो फिर हमें समस्या होगी काफी।
अरे बाबा गुणसूत्र उल्टा जाएगा, सीधा जाएगा, मतलब इससे नहीं है। कहां पे लिख के दिखाओ जरा, कहीं पे लिखा है किताब में कि यहाँ पे गुणसूत्र उल्टा जा रहा है? दिखाओ कहां लिखा है कि गुणसूत्र यहाँ पे उल्टा जा रहा है, यहाँ पे सीधा जा रहा है? ताकि गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। कहां पे? उसका सेंस क्या है? क्या सेंस है बताओ? गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती है तो क्या है उसका सेंस? देखो ना, सेंस पढ़ के लाइन देखो पूरा क्या निकल रहा है। पूरा लाइन समझते नहीं हो, बस हरा जाओगे तुरंत। पूरा मौका दिया जाता है आपको। हो गया? देखो क्या क्या बच्चा हुआ यहाँ पे, सीधा सीधा कुछ नहीं। गुणसूत्र का बिंदु क्या हो गया, इसका टूट गया। क्यों? इसको खींचा गया है पकड़ के, और खींचने के पश्चात कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो गुणसूत्र था हमारा टूट करके क्या बन चुका है, अर्ध गुणसूत्र। अब ये अर्ध गुणसूत्र को और खींचा जाएगा, और खींचने के बाद जैसे जैसे ये अवस्था का अंत होने लगेगा, इस अवस्था के अंत तक सारे के सारे अर्ध गुणसूत्र कहां चले जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर। विपरीत ध्रुव का मतलब कि ये इसके लिए विपरीत, ये इसके लिए भी विपरीत, सब एक दूसरे के विपरीत। ये इस गुणसूत्र के विपरीत ये हो गया, और इस गुणसूत्र के विपरीत ये हो गया। चलेगा यहाँ पर ये तीनों अवस्था बच्चा, यही तीनों अवस्था मेन है। इसके अलावा चौथा अवस्था एकदम इजी है। ठीक है, तीनों के तीनों अवस्था एक बार में सोच के देखो दिमाग में क्या क्या हुआ था। पहले में सारा का सारा केंद्र का आवरण टूटा, फिर कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ, कोशिकांग उसमें से गायब होने लगे, तारक का है टूट गया, क्या बना लिया, तारक केंद्र कहां चला गया, ध्रुव पर क्या करना शुरू कर दिया, तर्कु तंतु का निर्माण शुरू कर दिया। हुआ नहीं है, क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये सब कुछ कहानी किसमें थी, प्रोफेज में थी। मेटाफेज में क्या हुआ कि तर्कु तंतु का निर्माण पूर्ण रूप से हो गया। इस लाइन को भी आप जोड़ सकते हो, किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, उसके बाद जो सारे के सारे गुणसूत्र थे वो क्या हो गए, एक सीधी लाइन में आकर के लग गए हैं। उसके बाद जो गुणसूत्र को जोड़ने के लिए तर्कु तंतु का पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है वो कहां पे जाके जुड़ रहा है, तो प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक काइनेटोकोर से जुड़ रहा है। चलो ये भी लाइन हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या किया जा रहा है, ये तर्कु तंतु के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। अब खींचा जाएगा तो दो ऐसे जो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से बने हुए हैं, ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे खींचने लगेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, अब इसको अर्ध गुणसूत्र कहेंगे। और ये अंत में जाते जाते इस पश्चावस्था के अंत होते होते क्या हो जाते हैं कि दोनों के दोनों टूटे हुए अर्ध गुणसूत्र एक ऊपरी ध्रुव पर और एक निचली ध्रुव पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है? किसी को कुछ लिखना है, बोलो? नहीं, चलो। अब आया हमारे पास क्या, हमारा सबसे अंतिम अवस्था जिसका नाम है टेलोफेज, अंत्यावस्था। देखो इसको सीधा सीधा आप याद रखेंगे पहला ही बिंदु में कि यहां पर क्या होने वाला है, प्रोफेज का उल्टा होने वाला है। मतलब कि जो जो चीजें प्रोफेज में हुई थी उन सब चीजों का क्या होने वाला है, यहाँ पे उल्टा होने वाला है। ठीक है, अब प्रोफेज को याद करो क्या हुआ था वहां पे कि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ था, यहाँ पे कोशिका द्रव्य अपनी सामान्य स्थिति में जाने लगेगा। अभी मत लिख दीजिएगा कि कोशिका द्रव्य पतला होने लगेगा। ठीक है, वहां पे क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे कि कोशिका द्रव्य अपने पूर्व अवस्था में जाने लगेगा या सामान्य अवस्था में जाने लगेगा। पूर्व अवस्था मतलब जैसा वो पहले था। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहां से कि कोशिका द्रव्य जो होगा, कोशिका द्रव्य अपने पूर्व अवस्था में जाने लगेगा। ठीक है, चलो अब याद करो कि कोशिका द्रव्य वहां पे जब गाढ़ा हुआ था उस वजह से कुछ दिक्कत हुई थी क्या, कोशिकांग गायब होने लगे थे। ठीक है, अब जब ये वापस अपनी पहली अवस्था में जा रहा है तो क्या कोशिकांग दिखने लगेंगे क्या, चलो कोशिकांग स्पष्ट रूप से ऐसे ही ना जी, पहले से ही लिखे थे, स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। पहले गायब हुए थे, रीजन था कि उसमें गाढ़ापन आ गया था, अब दिखाई देने लगेंगे। तीसरा बात क्या हुआ था
केंद्रक का आवरण टूटने लगा था। अब सवाल यह है कि केंद्रक का आवरण किस पर से टूटा था? अभी मत करना सर केंद्रक पर से टूटा था, उस केंद्रक के अंदर क्या था? गुणसूत्र, ये द्रव्य, या मैं कह सकता हूं कि क्या था उसके ऊपर या उसके अंदर गुणसूत्र थे, ऐसा चीज, यानी कि गुणसूत्र के ऊपर से क्या हुआ था? केंद्रक का आवरण टूटने लगा था। अभी आपके पास गुणसूत्र कहां पे, जरा देखो तो, ध्रुव पर है, ठीक है। उस समय कहां पर था? बीच में था। तो बीच में क्या मिल रहा था? एक आवरण जो उसको सबको बांध के एक जगह पे रखा हुआ था। अभी क्या है कि ये दोनों के दोनों किनारे पर चले गए। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इनके ऊपर आवरण बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वापस क्या लिखते हैं? ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्रों पर केंद्रक आवरण का निर्माण होगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होने लगेगा? यहां पर केंद्रक का निर्माण होना, मतलब केंद्रक के आवरण का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चौथा बिंदु कहां पे लिखे? इसको ही मिटा के लिख देते हैं यहां पे, चौथा बिंदु। अच्छा ये बताओ कि पहले वाली स्थिति को याद करो, जहां पे कोशिका थी वहां पे गुणसूत्र थे। क्या वो गुणसूत्र गुणसूत्र के रूप में था कि जाल के रूप में था? जाल के रूप में था। अभी कैसा है? गुणसूत्र के रूप में है कि जाल के रूप में है? ठीक है, चलो ठीक है, अर्ध गुणसूत्र के रूप में। चलो है तो गुणसूत्र, ठीक है। तो अभी ये हमें दिख रहा है कि ये गुणसूत्र है। इससे पहले जब ये कोशिका होती थी तो उस समय ये गुणसूत्र के रूप में नहीं हुआ करता था, जाल के रूप में हुआ करता था। अब मैं दो चीजें पूछ रहा हूं। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप गुणसूत्र को देख पा रहे हो, एक ऐसी अवस्था जिसमें गुणसूत्र दिख तो रहा है लेकिन जाल के रूप में दिख रहा है। किसमें गुणसूत्र का अस्तित्व होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक में आप गुणसूत्र को देख पा रहे हो, एक में आप दिख तो रहा है लेकिन जाल के जैसा दिख रहा, ठीक है। तो मुझे गुणसूत्र की अस्तित्व की बात किसमें करेंगे? उसमें जिसमें गुणसूत्र दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चौथा अवस्था है इसमें गुणसूत्र, अरे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुणसूत्र अपनी कौन सी क्षमता खो देता है? छोड़ो, उस तरीके से ना लिख के साफ साफ लिख देते हैं। एक शब्द है दिमाग में नहीं आ रहा है। गुणसूत्र गुणसूत्रीय द्रव्य के रूप में वापस जाने लगता है। एक शब्द है, शायद आपके बुक में होगा कि वो अपनी कौन सी क्षमता खोने लगता है, क्या तो कहते हैं उसको? हाँ, पृथक पहचान खो देता है, ठीक है। पृथक पहचान का मतलब क्या होता है कि ये अभी जो अलग अलग अपनी पहचान दिख रही है ना इसकी, तो ये पहचान क्या होने लगेगी? इसकी खत्म होने लगेगी। मतलब कि ये वापस कैसा होने लगेगा? देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, ये कौन सा था? एनाफेज। अब बात करते हैं किसकी? टीलोफेज की। तो यहां पर क्या थे? गुणसूत्र थे ध्रुव पर। अब इसके ऊपर क्या चढ़ गया है? आवरण चढ़ गया। लो यहां पर भी आवरण चढ़ गया, ठीक है। और इसके आवरण के अंदर क्या दिख रहे हैं? अभी तो गुणसूत्र दिख रहे हैं ना, अभी ये पृथक है। पृथक मतलब अलग अलग, और अलग अलग है तो इनकी अपनी अलग अलग पहचान है। तो चौथे बिंदु को क्या कहते हैं कि ये गुणसूत्र जो है अपनी पृथक पहचान खो देते हैं। खो देते हैं मतलब कि ये वापस कैसे हो जाएंगे? गुणसूत्रीय द्रव्य के रूप में, जाल के रूप में इसके अंदर फिर से लिपट जाएंगे। हो गई कहानी हमारी खत्म। बना दिया कितने केंद्रक? 2 केंद्रक। शुरुआत तो यही किया था हमने ना, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि एक कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है। हमको कैरियोकाइनेसिस करते 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 इसी कोशिका में कितने केंद्रक कर देने हैं? 2 केंद्रक कर देने, ठीक है। और केंद्रक इन द सेंस क्या था कि भाई केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र को बांटना था आधा आधा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर मैं कितना गुणसूत्र लेके चला था? अभी इस दोनों केंद्रक में कितने कितने गुणसूत्र हैं?
5 यहां भी है, 5 यहां भी। हम ना तो पूर्ण गुणसूत्र की बात पूछ रहे, ना ही अर्ध गुणसूत्र की बात पूछ रहे, हम केवल संख्या की बात पूछ रहे। ठीक है, जैसे यहां पे गुणसूत्र संख्या 1 2 3 4 5, ये भी कौन है 1 2 3 4 5, ये कौन 1 2 3 4 5। अब ये ना कहना कि सर 5 5 10 को हो गया, नहीं 10 है जरूर, लेकिन संख्या में ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, ऐसे जुड़े में है ना। तो अभी कितने हैं, 5 ऊपर है और 5 नीचे है, भले कैसे है आधे आधे हैं। तो इसमें भी कितने हैं 5, यहां भी कितने हैं 5। आपने विभाजन कराया, क्या गुणसूत्र बट गए आधे आधे, केंद्रक बट गए आधा आधा। अब बताओ कि गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। 5 गुणसूत्र पहले भी था, 5 गुणसूत्र अभी भी है, भले आधा हो गया वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन है तो संख्या में कितने 5 के 5। इसीलिए बच्चा इसको क्या नाम दिया जाता है, समसूत्री। सम माने समान, सूत्री शब्द किसके लिए है, गुण सूत्र के लिए। यानी कि एक ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन होने के बाद जो केंद्रक बनेंगे, उस केंद्रकों में जो गुणसूत्र होगा वो क्या होगा, संख्या में बराबर होगा किसके, मातृ कोशिका के। मातृ कोशिका मतलब जिस कोशिका से टूट कर वो बनेगा ना, उस कोशिका की बात कर रहे हैं। ये चारों अवस्था क्लियर हुई, ठीक है। अब आएंगे फिर वापस चक्र पे, मिटा दे क्या इसको भी, वो पिक्चर रहने देते हैं, काम करेगा हमें। हमारे पास कुछ U ऐसी कोशिका मिल गई। अब ये कोशिका, अब इसके अंदर कितने केंद्रक मिल रहे, 2। वापस इसमें कोशिका द्रव्य अपने सामान्य स्थिति में आ गया है, ठीक है, और इसके कोशिकांग भी इसमें दिखाई देने लगे होंगे। अब चलो यहां तक एकदम क्लियर है हम लोग। तो हमने क्या खत्म कर लिया बच्चा, केंद्रक विभाजन हमारा खत्म हुआ। अब क्या करना है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस देखो बाबू एकदम सिंपल है। अभी हम लोग फिलहाल जंतु की कोशिका को लेके चले, तो जंतु की कोशिका के हिसाब से देखते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ना, एक विधि के द्वारा होता है, एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, और उस प्रक्रिया का नाम होता है कोशिका द्रव्य या फिर खांच विभाजन, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम है खांच विधि, खांच विधि। अब ये खांच विधि ही क्यों नाम पड़ा है, इसके पीछे का भी कारण है छोटा सा। खांची देखे हो, ठीक है, तो खांची को देखोगे तो खांची कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ठीक है, तो ऐसा ही स्थिति बनता है यहां पे। अब कैसे होता है देखिए, ये कोशिका, अब इसमें क्या होने वाला है, देखो नीचे डाल का खांची के जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या, कोशिका खांच विधि। तो केंद्रक एक ऊपर है, एक केंद्रक नीचे। कुछ कोशिका द्रव्य ऊपर रह जाएगा, कुछ कोशिका द्रव्य नीचे रह जाएगा, कुछ कोशिकांग ऊपर रह जाएंगे, कुछ कोशिकांग नीचे रह जाएंगे। अब ये कोई सवाल नहीं कि सर कौन सा कोशिकांग ऊपर रह गया, कौन सा कोशिकांग नीचे रह गया। जो नहीं रहेगा वो आगे जाकर के वृद्धि करेगा, तो उसमें वापस ये बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अंततः धीरे धीरे ये संधि जुड़ती जाएगी और दोनों को क्या कर देगी, अलग कर देगी। अब अगली स्थिति में ये एक कोशिका और दूसरा ये हो गया ना। तो असल कहानी किसके साथ है, केंद्रक विभाजन के साथ है। कोशिका द्रव्य विभाजन में कोई खास टेंशन नहीं है। अब इसमें इसके कुछ कोशिकांग दिखा देते हैं हम, और इसमें इसका कोशिका द्रव्य हो गया। तो ये फाइनली हमने कंप्लीट किया बगा समसूत्री विभाजन। कैसे कैसे हुई प्रक्रियाएं सब कुछ क्लियर है एकदम।
कोई खास ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अंत में खाली याद रखिएगा कौन सी विधि, कोशिका खांच विधि या केवल खांच विधि। तो खांच विधि से क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा है, कैरियोकाइनेसिस, जिसके 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चारों अवस्था में क्या क्या बातें हुई एकदम दिमाग में रखिएगा। और ये इस तरीके से पिक्चर बना लोगे ना, ताकि कहानी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टेलोफेज में, ठीक है। और यहां से यहां अब देखो जरा कहानी क्या हुआ। यहां पर मेन मुख्य बात किसकी थी, समसूत्री। समसूत्री माने गुण सूत्रों की संख्या, ठीक है। तो गुण सूत्रों की संख्या जैसे जैसे यहां पे थी, ठीक अभी भी क्या होगी, इनमें भी वैसे ही होगी। 5 गुणसूत्र इसके अंदर भी है, 5 गुणसूत्र इसके अंदर भी। अब अभी अभी इन्होंने जन्म लिया है ना, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्या नाम दूंगा बच्चा, पुत्री कोशिका। और जन्म किससे हुआ था, इस वाले कोशिका से। इसको क्या नाम दिया जाएगा, मातृ कोशिका। मदर सेल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। अब मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 5। डॉटर सेल में भी कितनी है, 5। अंतर क्या है कि यहां पर जो गुणसूत्र मिल रहे थे वो कैसे थे, पूर्ण थे। यहां पर कैसे हैं, अर्ध हैं, आधे हैं। यहां भी आधा है और यहां भी आधा है। कोई बात नहीं, अभी तो कोशिका ने क्या लिया है, जन्म लिया है। अब जन्म लिया है तो क्या करेगी, ये वृद्धि करेगी ना, ठीक है। तो वृद्धि वाली अवस्था हम लेकर के आते हैं, समझ में आ जाएगी कहानी। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। वृद्धि में सबको याद होगा चक्र एक अपना, G1, फिर S, फिर G2, फिर कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला था बच्चा, हमने वृद्धि अवस्था बोला था, क्योंकि यहीं पर जो भी होना है वृद्धि होगा। चाहे आकार में होने वाला वृद्धि हो या फिर उसके अंदर किसी की बढ़ानी हो वृद्धि, तब भी हम इसको क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था कहते हैं। अब इस छोटी सी कोशिका है, आपसे पहले दिन चक्र बताते समय ही पूछा था कि कोशिका का जीवन चक्र कहां से शुरू होता है, G1 से ही शुरू होता है। यानी कि अभी अभी ये कोशिका बाहर आई है अपने विभाजन को करके, तो अब क्या करेगी, सबसे पहले ये G1 में जाएगी। और G1 में जाएगी तो क्या करने वाली है, दोनों का आकार बढ़ेगा ना। चलो आकार इसका भी बढ़ गया और आकार इसका भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें भी अपना केंद्रक और इसमें भी अपना केंद्रक। उसके बाद कुछ कोशिका द्रव्य, यहां भी कुछ कोशिका द्रव्य, कुछ एकादो को कोशिकांग होंगे और यहां भी कहीं ना कहीं एकादो इसके कोशिकांग होंगे। जीवन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, एस की बारी है। और एस में याद करो क्या बोला था कि डीएनए का डुप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। अब तनिक इसके केंद्रक पे गौर करो, केंद्रक को मिटा करके केंद्रक के अंदर की स्थिति को देखते हैं कि केंद्रक के अंदर की स्थिति क्या होगी। अब याद है ना कौन सा कोशिका को लेकर आया हो, वहां वाला जो कोशिका था 5 गो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा अर्ध गुणसूत्र। और इसमें भी 1 2 3 4 5 होंगे ऐसे अर्ध गुणसूत्र। अब क्या होने वाला है, इसमें सीधा सीधा मालूम है क्या होगा भाई, डुप्लीकेशन। किसका डुप्लीकेशन, डीएनए का, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए का संश्लेषण, ठीक है। तब डीएनए के संश्लेषण में क्या हो जाएगा कि यहां पर नया नया डीएनए का सिरा बनेगा। देखो इधर बन गया और इधर भी बन जाएगा। अब बताओ क्या पूरे हो गए क्या गुणसूत्र। इसी बात को कहते हैं कि हम लोग कि जो नई कोशिका आती है विभाजन करके ना, उसमें गुणसूत्र क्या होंगे, आधे आधे होंगे। तो उसको क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। और ये अवस्था किसमें आती है, एस में आती है, ठीक है। उसके बाद याद करो तारक केंद्र कहीं पे था क्या, है ना। तारक केंद्र नहीं तो पकड़ के खींचा था ना। तो अगर देखना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि एगो तारक केंद्र यहाँ होगा और एगो तारक केंद्र इधर होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या गया, एक और तारक केंद्र गया है कि नहीं गया है, ठीक है ना। तो तारक केंद्र को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तारक का है, ताकि जब ये कोशिका विभाजन करने जाए तो इसके अंदर भी कितने मिले तारक केंद्र, 2 तारक केंद्र मिलने चाहिए ना। बिना 2 तारक केंद्र के कहीं कुछ होगा,
एक हो रहेगा तो क्या करेगा, एक ही साइड खींच के खाली केंद्र को लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसके पास भी अभी क्या है, एक उत्तारक केंद्र है और इसके पास भी एक उत्तारक केंद्र है। तो उत्तारक केंद्र भी क्या होंगे यहाँ पर, तारक केंद्र भी क्या करेंगे, अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि एक एक कॉपी इनकी भी बनाई जाएगी। तो पहले से एगो था तारक केंद्र, अब क्या हो जाएगा इसमें दो गो। यहां भी पहले से एगो था, अब हो गया क्या दो। अब मैं इसको तारक केंद्र कहूंगा कि तारक काय कहूंगा, तारक काय। चलो हो गया इसमें। और कुछ कोशिकांग इधर चले गए थे, कुछ कोशिकांग इधर चले गए थे ना, तो जो कोशिकांग की इसमें कमी होगी वो कोशिकांग भी क्या होंगे इसके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी खत्म। उसके बाद क्या आएगा, फिर G2 आएगा। G2 आएगा तो क्या करेगा भाई, तो इसके अंदर वो खास किस्म का फिर से प्रोटीन तैयार कर देना। चलो लो भाई, ये प्रोटीन तैयार भी कर दिया हमने। ठीक है, क्या इसकी वृद्धि अवस्था खत्म हो गई क्या, G1 S G2 खत्म हो गया। अब क्या मैं इसको एक परिपक्व कोशिका बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक मैच्योर सेल है। ठीक है, अब क्या ये विभाजन कर सकती है, विभाजन करने की सारी स्थिति इसकी आ गई है। अब ये विभाजन कर सकती है। अब विभाजन करने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या करना पड़ेगा, साइटोकाइनेसिस। तो यही कहानी बच्चा लगातार चलती रहती है। बात समझ में आया? अब बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया।